नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन, रविंद्र पंचोली जी हर रोज की तरह इकट्ठे हैं। लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, जो समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, नागर ब्राह्मण समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, एनजीओ चलाती हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। तो हमने सोचा कि आज ये जो इलेक्शंस का माहौल है, इसमें इनको बुलाया जाए और देखा जाए कि नब्ज़ विमेन की क्या बोलती हैं। सोनिया जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया है, 1 महीना आपको फॉलो करने के बाद। नमस्कार सभी को, मैं सोनिया मंडलोई, मैं इंदौर से हूँ और मैं मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण महिला परिषद की अध्यक्ष हूँ और कई सोशल कॉज से जुड़ी हुई हूँ। इंदौर की कई संस्थाओं में अपनी ऑनररी सर्विस देती हूँ। सोनिया जी, एक चीज़ बताइए, इंट्रोडक्शन तो आपका बड़ा भारी भरकम है, इसलिए आपको बुलाया भी था और आपने भी टाइम बड़ी देर से दिया है, बट देर आए दुरुस्त आए। ये बताइए कि जो ये सारा इलेक्शंस के अंदर, जैसे मोदी जी ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं, आपको लगता है कि विमेन को कोई फ़ायदा हो रहा है इन स्कीम्स का या नहीं हो रहा? देखिए 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन, अर्थात महिलाओं की हर क्षेत्र में उपस्थिति हो। पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, मतलब 10 साल पहले, तभी उन्होंने इस थीम पे काम करना शुरू कर दिया था। मतलब वर्ल्ड ने तो इस थीम पे बाद में आए हैं और महिला हितैषी कई योजना लेके आए हैं। ऐसे मतलब तकरीबन 25 से 28 योजनाएं हैं जिन पे महिलाओं के हित के लिए उन्होंने बात कही है और उसको लागू भी किया है तुरंत ही। मतलब मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हमारा पीएम इतना दुरुस्त हुआ है कि फटाफट योजनाएं लागू भी हुई हैं, शुरू भी हुई हैं। मतलब जो उनका विजन था कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्य शुरू करना है, उन्होंने जरा भी देर नहीं करी और एकदम अपना कार्य शुरू कर दिया और तुरंत ही इसे लागू किया। तो ऐसी कौन-सी स्कीम्स हैं, जो आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में बड़ा काम आएँगी इस पर? देखिए मोदी जी लाए थे महिला हितैषी कई 28 योजनाएं लाए थे। तो जिसमें मुझे ऐसे तो बहुत सारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, फिर महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ऐसे कई सारी है, एलपीजी कनेक्शन। पर मुझे जो मैं जिससे प्रभावित हुई हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, कि एक तो उन्होंने मैं खुद भी जमीन से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपनी नानी और दादी को बचपन में गांव जब भी गई हूँ, लसुलिया ग्राम मेरे नाना जी का गांव है, वहां पे अपनी नानी जी को चूल्हे पे खाना बनाते हुए देखा है। तो जब ये उज्ज्वला योजना जब लागू हुई और सारी महिलाओं को सब्सिडी रेट पर मैं महिला इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि चूल्हे का कनेक्शन महिलाओं से ज्यादा है घर में। तो महिलाओं को सब्सिडी रेट पर जब गैस कनेक्शन मिले तो उनकी काफी सारी समस्याओं का निदान हुआ है। पहले उनका काफी समय जाता था। पहले सबसे पहले तो ईंधन ढूंढने के लिए, मैं गांव की बात कर रही हूँ, जहाँ पे वो अपने आप को बचाते हुए किस परिस्थितियों में ईंधन लेके आती थी, उससे समय भी काफी निकलता था। उसके बाद जो धुआं रहता था उससे उनके स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था। तो इन सब से जो उन्होंने इन मुश्किलों से अपने आप को बचाया है, मतलब प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा जो उन्हें लाभ हुआ है, तो ये मैं इस योजना से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। और वैसे तो कई योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है जो महिलाओं के हित के लिए है। तो एक तो जैसे मैंने बताई कि उज्ज्वला योजना, अब जब महिलाएं ईंधन काट के लाने, लकड़ी काट के लाने से जो समय बचा उनका, उसमें अब आप देखिए कि जो योजनाएं बनी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब एक योजना दूसरी योजना से जुड़ी हुई है। अगर महिलाओं को समय बचेगा तो महिलाएं दूसरा कार्य कर पाएंगी। तो महिलाओं के लिए कौशल विकास विकास योजनाएं लेके आए प्रधानमंत्री जी। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज स्टार्ट किए, जिससे महिलाओं को रोजगार तो मिला ही, महिलाओं को आत्मविश्वास आया। अब जब महिलाओं को आत्मविश्वास आया और उन्होंने अपना कमाई शुरू करी, तो कुछ महिलाओं के पति हम देखते थे शराबी हैं या कुछ ऐसे इधर उधर पैसा बर्बाद करते थे, तो उनका जो खाता खुलवाया, तो जो खाता महिलाओं के, सब महिलाओं के जो खाते खुले हैं वो भी एक योजना के अंतर्गत ही हुआ है। तो उसमें उनकी कमाई हुई जो राशि है वो सुरक्षित रही, जिससे वो आगे भी अपने काम आ सकती है वो राशि। तो ये योजना भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस सारी योजना से मतलब
20 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इससे इसका लाभ लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इतने सालों में हम ये कर पाए हमारे मंत्री जी द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप ये बताएं सोनिया जी कि ये तो सारी योजनाएं महिलाओं की हुआ, पर महिला सशक्तिकरण में इसका कुछ फायदा हुआ? महिलाओं की भागीदारी समाज में, राजनीति में और अन्य क्षेत्रों में बढ़ी है क्या? बिल्कुल बड़ी है। जब महिलाएं चूल्हे से मुक्ति पाएंगी, चूल्हे से मतलब जब उनका समय बचेगा, उन्होंने अपने काम करना शुरू किया, बाहर आना शुरू किया, राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो ये सब चीजों से महिलाएं आगे ही बढ़ी हैं। तो राजनीति में महिलाओं का काफी बड़ा योगदान है। आज मैं देख रही हूँ कि इंदौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में, हर वार्ड में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, फिर भी बीजेपी की महिलाएं सब हर क्षेत्र में जा रही हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोनिया जी एक चीज़ बताइए, जैसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश है, मैं कई बार मध्य प्रदेश गया हूँ, राजस्थान गया हूँ। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर विमेन को शायद फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न नहीं माना जाता बिकॉज़ ऑफ द कल्चरल थिंग्स एंड ऑल। जैसे ये सारी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं विमेन के लिए, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर विमेन हमेशा ही सेकंड ग्रेड सिटीज़न्स की तरह देखी गई, हमने ट्रेडिशनली देखा है। आपको लगता है जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो काम मोदी जी ने शुरू किया, ये पेनिट्रेट कर रूरल एरियाज़ में वहाँ तक पहुँचा है? मैं आपको ना इस आंसर के लिए बहुत साल पहले ले जाना चाहूंगी, जब कई वर्षों पहले गुजरात और महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, जब सारे जो घर के जो मर्द थे, जो पुरुष थे, वो काम करते थे, उनको जरूरत लगी कि महिलाएं भी आगे आए। तो आप देखिएगा कि महिलाएं गुजरात की और महाराष्ट्र की कभी भी घूंघट नहीं लेती है। वो रीजन यही है कि उन्होंने तब जाके पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के खेती में और दूसरे कामों में उनका साथ दिया था। तो इसलिए ये दोनों जो राज्य है बहुत आगे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तब थोड़ा इजी गोइंग होगा, और उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने काफी सारी योजनाएं बनाई। अब आप शौचालय की बात करें तो प्रधानमंत्री इज्जत घर योजना उन्होंने शौचालय की लागू करी, जिसपे एक फिल्म भी बनी थी, आपने भी देखी होगी, हम सब ने देखी होगी, बहुत अच्छी फिल्म थी। घरों में शौचालय नहीं थे, मतलब 14 के पहले गांव में और सब दूर। मैं खुद अपने नाना के गांव में जब भी जाती थी, तब मैं देखती थी कि अंधेरे में सुबह से महिलाएं छुप छुप के जाती थी और शाम को भी अंधेरा होने के पहले। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये दोबारा क्यों जाते हैं, पर ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मतलब लगता है कि रात को अगर आपको कुछ हुआ तो आप कैसे करेंगे, इसलिए बेटर है कि हम शाम को एक बार भी होके आए। तो ये कितनी शर्मनाक बात थी कि जब महिलाएं खुले में या खेत में अपने आप को बचाते हुए शौच के लिए जा रही है, उससे अगर प्रधानमंत्री की योजना लेके आए हैं, प्रधानमंत्री इज्जत घर योजना, जहाँ पे सब घरों में शौचालय का निर्माण हुआ और बिल्कुल प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो इसलिए महिलाओं को फायदा तो बहुत पहुंचा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिला पीछे है। हाँ, दूसरे स्टेट से थोड़ी पीछे है, पर अपना जो उनका जो लेवल था उससे कहीं वो आगे बढ़ी है। राजनीति का आप इंदौर का बताएं कि जैसे इंदौर में कैंडिडेट कांग्रेस का विड्रॉ कर गया है, बीजेपी में शामिल हो गया है, तो आपको लगता है कि 13 तारीख को लोग वोट देने निकलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इंदौर में जबरदस्त माहौल है वोटिंग का। और पहले भी शंकर जी जीतने वाले थे और अभी तो अच्छे दमदार वोटों से जीतेंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कांग्रेस नोटा को प्रमोट करे, करते रहे, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है कि वो करे क्या। इसलिए उन्हें कुछ तो करना है, तो वो उनकी ढफली बजाते रहे। हम शंकर ललवानी जी को जिता के ही रहेंगे, और ये मेरा ही नहीं, सारी महिलाओं का कॉन्फिडेंस है। सोनिया जी, आपने तो बोल दिया कि अब जिता के रहेगी। अब मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, उसको ऐसे तोड़ के दिखाया जाता है, जैसे मोदी जी की स्कीम थी, आपने बोला पहले बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ऑपोजिशन ने उसको बोल दिया बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ। अब जो ऐसे घटिया बयान
ये ऑपोजिशन वाले देते हैं, आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं उल्टा असर भी पड़ता है इन चीज़ों का? देखिए, हम इतने सालों से देख रहे हैं अपोज़िशन बचा है नहीं और जो भी बचा है उनके पास कहने लायक कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस तक नहीं है कि वो अच्छा कुछ बोल सके और सब बौखलाए हुए हैं। तो उनकी बौखलाहट में वो कुछ भी बोले मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के कार्यकर्ता को या बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं इतने अच्छे वोटों की गिनती से हम जीत रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहेंगे, आलू से सोना भी बना लेंगे, तो बनाते रहें, देखते हैं कितना सोना बनता है। बिल्कुल ठीक। अब आप ये बताएँ कि ठीक है चलिए आपने हिंदू महिलाओं की बात कर ली, अब चूँकि महिलाएँ तो मुस्लिमों की भी हैं, सभी हैं। तो आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं पे इन सारी योजनाओं का कुछ असर हुआ है? कुछ उनका मन बीजेपी की तरफ झुका है या आज भी वो ये बीजेपी को अपना दुश्मन समझती हैं? नहीं, बिल्कुल गलतफ़हमी है। मुस्लिम महिलाएँ बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं जो कुछ महिलाएँ जो अपने हस्बैंड से डर के या परिवार वालों से डर के अगर नहीं भी बोल पा रही होंगी, पर काफ़ी बदलाव आया है क्योंकि उनको जो 3 तलाक से कानूनी जो उससे मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी महिला के लिए अगर उसकी सौतन आ जाए, 1 नहीं 2 या 3 आ जाए, तो ये कितनी गलत बात थी उसको मोदी जी ने और उससे महिलाएँ काफ़ी कुछ हमारे मोदी जी के प्रभाव में, उनकी योजनाओं के प्रभाव में आई हैं। लेकिन आपको लगता है ऐसा लगता कि वो टीवी के ऊपर आकर या कैमरे के आगे आके बोलती है कि मोदी मोदी को हम वोट करेंगे और पीछे जाके दोबारा से ऑपोजिशन को वोट दे दें, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आगे हमने देखा है हिस्ट्री में ऐसा ही होता रहा है। नहीं, आप देखिए ना अपना वोट जो परसेंट है वो बढ़ा भी है, तो वो उन लोगों से भी बड़ा है, हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए और कहीं न कहीं वो दिल में तो मोदी जी को मानती हैं, वो भले ही अपने घर में बोले कि हमने नहीं दिया है, पर वोट देते वक़्त उनको परिवार वालों को पता नहीं रहता है किसे दिया है, उन्होंने ज़रूर दिया होगा और देंगी। नहीं और एक ये जो वोटिंग परसेंटेज की बात होती है तो मैं बता दूं जो 2019 के चुनाव से उस समय वोटर्स कम थे तो कम वोटर्स देते थे तो परसेंटेज ज्यादा था इस बार वोटर्स काफी बढ़ गए हैं तो लोग ज्यादा संख्या में निकले हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगता है कि परसेंटेज कम है जबकि परसेंटेज उतना ही है और लोग कहीं ज्यादा संख्या में निकल के आए हैं हुँ, ये भी मुद्दे के पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ लोगों में बताइए सोनिया जी बहुत बढ़ गई है वोटिंग जी। हुँ, जैसे अभी ये स्कीम था अभी बात कर रहे थे मुस्लिम विमेन की। अभी हमने देखा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके अंदर भी जैसे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद जैसे बोलते हैं, हिंदू लड़कियों को अगवा कर लेते हैं और कर लेते हैं। क्या ऐसी भी कोई स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाई जाए, कोई कानून लिया जाए या जो हिंदू लड़कियाँ हैं, उनके पास कोई फॉल बैक अरेंजमेंट है, जहाँ पर ये जो जबरदस्ती वाला काम होता है उनके साथ, कन्वर्जन का, शादी कर ली, उठा के ले गए, इसके ऊपर कोई रोक लग सकती है? मुझे अभी ऐसा तो ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा कोई योजना है, पर मुझे लगता है कि वो योजना बन चुकी होगी मोदी जी के पास में क्योंकि उनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूरदृष्टि रखते हैं। उन्होंने ज़रूर बना के रखी होगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हम पालकों को, हिंदू पालकों को ये अपने बच्चों को बिल्कुल ज्ञान देते रहना चाहिए और उनकी संगति पे ध्यान देना चाहिए। कि मतलब रोज हमको कैसे-कैसे लव जिहाद के केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो हम हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बच्चियों को प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर अपनी निगरानी में रखें और उन्हें इतना प्यार दें कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े कि वो बाहर जाके ये सब ढूँढे। मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है और आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। रविंदर जी तो वही कई बार बोल चुके हैं हमारे शोज़ के अंदर कि भई ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये मुसलमान लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है जो हिंदू पेरेंट्स हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने परवरिश ही सही तरह से अपनी लड़कियों को दी नहीं है। उन्हें सारी हिस्ट्री की चीज़ें या जो सारी इतनी न्यूज़ आती हैं, वो दिखाते ही नहीं हैं कि भैया ये अब्दुल ही है, तुम्हारा अब्दुल अच्छा नहीं निकल सकता। ये जब तक हम ये शिक्षा नहीं देंगे अपने बच्चों को, ये चेंज नहीं आएगा। चालू है सोनिया जी एक चीज़ बताइए, जैसे मोदी जी ने एक स्कीम निकाली
लखपति दीदी। आपको लगता है जैसे आप ग्राउंड में इतना काम करती हैं, इतने एनजीओज़ में आपने सेवा करी है। आपको लगता है कि जो आम जो विमेन हैं, ये रूरल रूरल लेवल पर, उन्हें पता है स्कीम्स के बारे में और उसका एडवांटेज ले पा रही हैं वो? मुझे लगता है कि ये जितनी भी स्कीम्स है गाँव की महिलाओं को ज़्यादा पता है बजाके शहर की महिलाओं को, क्योंकि उन्हें उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो जो लोअर मिडल क्लास है या जो बिल्कुल एकदम गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन महिलाओं को ये सारी स्कीम पता है, वो सब स्कीम्स का फ़ायदा उठा रही है। अभी एक मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे हमने कुछ महिलाओं का सम्मान किया था, जो एक सफाई दीदी के नाम से मशहूर है। वो इंदौर के नारायण बाग क्षेत्र में हर सुबह अपने पैसे से रंगोली के रंग लेके आती है, कोई सा भी मौसम है, रंगोली निकालती है। उन्हें राष्ट्रपति ने अपने आवास पे बुलाकर सम्मानित भी किया था। मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा नहीं कि ये सफाई दीदी है, मुझे पूरी वो लखपति दीदी लगी और इतना मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने इतना गोल्ड पहना हुआ था, तो लगा कि हाँ देखो हमारी जो सफाई दीदी हैं वो भी गोल्ड पहनती हैं, तो हम उन्हें लखपति दीदी कह ही सकते हैं। और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते हैं और वो बहुत सारे मतलब अपने राष्ट्रपति भवन ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको सम्मानित किया। उन्हें पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था ये बताने के लिए कि आप सुबह से उठ के अपने खर्चे से जो आप रंगोली बना रहे हैं, क्यों बना रही है? तो तब उन्होंने पूरी बातें बताई, तो वो लखपति दीदी हो गई ना, मतलब एक एग्जाम्पल, ये एक ही एग्जाम्पल है। ऐसे कई हमारे सामने एग्जाम्पल्स मिलेंगे अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मुझे लगता है कि लखपति दीदी योजना बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी दीदियां लखपति बन रही हैं। मैं तो राजनीति में बात करूंगा, मेरे लिए तो सुबह से लेके शाम तक वही है, तो राजनीति पे मैं बात करूंगा। आपको क्या करिए। लगता है कि ये 3 चरणों के मतदान के बाद आप बीजेपी को कहाँ खड़ा देखते हैं और विपक्ष को कहाँ खड़ा देखते हैं? बीजेपी को कहाँ खड़ा और दूसरा क्या बोला आपने? विपक्ष को विपक्ष को कहाँ खड़ा देखते हैं? अच्छा, बीजेपी तो अभी जो स्टैंड कर रही है उसके ऊपर ही जाएगी, 400 पार तो होंगे ही होंगे। और विपक्ष की क्या हालत है, मतलब अब मैं क्या बोलूं विपक्ष के लिए, मैं कितना, मैं विपक्ष के लेवल तक जाना ही नहीं चाहती। मतलब वो अपनी अगर बचा सकते हैं तो बचा लें। पूरी लुटिया डूब गई है उनकी, तो बस यही कहूंगी और कुछ नहीं कह सकती। मतलब अगर विपक्ष स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पर ये स्ट्रांग नहीं है तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये दोष नहीं है, मुझे लगता है ये हमारी भी खुशनसीबी है कि इतना घटिया वो है विपक्ष है और बिल्कुल ग्राउंड पे उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि ये खत्म होते जा रहे हैं और मोदी जी ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि 4 जून के बाद इन सब की जो है दुकानें बंद होने वाली हैं। सर और पॉलिटिकल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। आप करप्शन कितना कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगी है, ये हम रोज पेपर में पढ़ ही रहे हैं। और नोटबंदी के कारण कितना भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। जो हमने गूगल पे और पेटीएम हम लोग यूज करते हैं, उससे काले धन पे रोक लगी है। तो ये सारी जो योजना आई है वो एक दिन बिल्कुल भारत करप्शन मुक्त हो ही जाएगा। जो अभी थोड़ा बचा है वो भी अच्छा चले जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं, क्योंकि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ? ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर कैसे बन गया? मैं भी वहां पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है कि इंदौर की गलियों की क्या हालत रहती थी। ये क्या ऐसा क्या चमत्कार हो गया इंदौर वालों को? ऐसा कौन सी बूटी मोदी जी ने पिला दी कि वो सारे बिल्कुल सफाई पे उतारू हो गए हैं एकदम? देखिए, मैंने इस पे एक हमारा एक प्रोजेक्ट भी किया था, मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ उसके साथ में। तो 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले ये भी काम किया था कि स्वच्छता अभियान शुरू किया था। तो स्वच्छता अभियान में सबसे पहले जो था शौचालय का निर्माण। आपने देखी ना पब्लिक प्लेसेस पे कितने सारे टॉयलेट्स बन गए हैं, पहले सब खुले में जाते थे, तो सब सफाई सबसे वहां शुरू हुई। फिर मैं इंदौर की अगर बात करूं तो इंदौर में जो एक प्लांट लगा हुआ है, गुजरात का एक प्लांट है जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें मैंने खुद जाके स्वयं जाके वहां पे देखा है। हम जब कचरा डालते हैं तो उसमें 16 तरह के अलग अलग कचरे बाहर सेग्रीगेट होके निकलते हैं। जो हमारे यहाँ सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया नगर निगम ने कि स्कूल में
कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे सब दूर की हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है और इंदौर को नंबर 1 बनाना है। जब हमारे नागरिक इस बात के लिए जागरूक हुए, तो नागरिकों ने भी उतना ही दम लगाया जितना हमारे स्थानीय प्रशासन ने लगाया। फिर उन्होंने होता है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, कचरा कैसे गया, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग-अलग पहले तो समझाया कि गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है। पहले हमको लगता था कि सूखा कचरा मतलब सूखा अगर खाने की भी चीज हो तो दैट इज सूखा कचरा, पर बायो डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल कचरे का सेग्रीगेशन पहले समझाया सबको। पहले जो कचरा कलेक्शन की गाड़ी आती थी उसमें 2 ही सेगमेंट होते थे, फिर धीरे से तीसरा भी बढ़ा, तीसरा फिर चौथा भी बढ़ा, फिर पांचवा भी बढ़ा, ऐसे 6 मतलब 6 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अलग-अलग कचरे देते हैं। जैसे ई वेस्ट का कचरा अलग देते हैं और एक तो सूखा कचरा हो गया, गीला कचरा हो गया, पेट बॉटल्स का हो गया, कांच की बॉटल्स का हो गया, फिर जो डायपर्स और सैनिटरी पैड्स रहते हैं उसका कचरा हो गया। ऐसे जब यहाँ से जब वो लोग सब स्टेशन पे ले जाते हैं और वहां से वो अपना जो मेन स्टेशन पे ले जाते हैं, फिर वो जो एक प्लांट लगा हुआ है उसमें डाला जाता है। वहां पे मैंने देखा कि जो नारियल जो आता है तो नारियल के जो रेशे से वो एक ऑयल बना रहे हैं और सब्जी के कचरे से बायोडीजल बना रहे हैं, जिससे हमारी इंदौर में जो सीएनजी बसेस चल रही हैं, सिटी बसेस, वो उसी के थ्रू चल रही है। तो जो एक पहाड़ बना हुआ था जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड था, आप वहां जाके आज आप वहां पे अपना कॉफी पी सकते हैं। मतलब उन्होंने इतना उसको डेवलप किया है कि रिसाइकल, रीड्यूस और रीयूज पे जो काम करके उन्होंने किया है इंदौर में, इसलिए मतलब इंदौर के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको उस कचरे की जो जगह जगह घर के बाहर कचरे का डब्बा रखा रहता था, किसी को लगता था कि हमारे घर के बाहर ना हो, वो कोई आगे खसका देता था, फिर वो आगे खसका देता था या लगता था बाहर ही फेंक दो। तो उससे हमें मुक्ति मिली है और अब हम में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मैं जहां भी देखती हूँ कचरा गिरा हुआ है तो मैं अपने आप खुद ही जाके उठा के उसको डस्टबिन में डालती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं, ऐसे इंदौर की पूरी जनता ऐसा करती है कि अगर कोई गेस्ट बाहर से आए हैं, किसी ने फेंका रैपर बाहर, तुरंत गाड़ी रुकवा के वो रैपर हम उठा के अपनी कार के अंदर रखते हैं कि नहीं, आप हमारे इंदौर को गंदा नहीं करोगे। तो ये बच्चे से लेके बूढ़ों तक इसमें अवेयरनेस आई है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इंदौर को आना ही था फिर नंबर 1। अच्छा, एक बात बताएं, एक मोदी जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि नाले की गैस से चाय बन जाती है, और मैंने सुना है इंदौर में ऐसा कोई प्लांट बना है कि नाले से गैस निकलती है और उसका यूज हो रहा है। आपने प्लांट देखा है क्या? हाँ, वही जो मैं प्लांट डंपिंग ग्राउंड को जो उन्होंने एक प्लांट बनाया है ना, उसमें ये सारी आप कभी आप जरूर वहां पर्सनली जाएं। हम लोग भी जब गए थे बहुत मुश्किल से गए, बहुत सारे सब अधिकारियों से मिले और तब जाके हमें वहां परमिशन मिली और जो उससे जो खाद मिली, उन्होंने हमको गिफ्ट में वो खाद भी दे दी थी। तो वहां से मतलब आप पहले वहां से धुआं उठता था, वहां से आप निकल नहीं सकते थे पास में से, पर अब आप जब जाओगे तब पता चलेगा कि वहां पे कई लोगों को 300 लोगों को रोजगार मिला है। जो मतलब जो घर घर पन्नियां बीनते थे, कुछ कचरा ले जाते थे, उनको वहां पे काम पे लगाया है कि आप यहाँ से सेग्रीगेशन करो, यहाँ पे लेके आओ। तो उससे रोजगार भी मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी हमारे घर पे कचरा लेने वाला आता है, उसका गाना बजता है और हम लोग भागते हैं कचरा डालने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए तो। चलिए सोना जी जी बताइए, आप एनजीओ में इतना काम कर रही हैं, अगर कोई विमेन है, उनको अगर आपके साथ जुड़ना है, आपके सर्विसेज लेनी है या कोई गाइडेंस लेनी है, कैसे ले सकती हैं वो? देखिए बहुत सारे एनजीओज है इंदौर में। मैं एक डेफ एंड डम्ब सोसाइटी से भी काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे और एक उसके साथ में ही एक अनाथालय भी है जहाँ 0 to 6 इयर्स तक के बच्चे पुलिस वेरिफिकेशन के पास आते हैं, फिर उनको हम एडॉप्शन के लिए देते हैं। पहले क्या होता था कि पहले किसी के पास बच्चा आया और उसने बोला नहीं ये तो मेरा बच्चा, आप मुझे दे दो, गोद ले लिया, उसको पैसे पकड़ा दिए, वो चले गया।
अब ये करा है गवर्नमेंट ने, कारा और सारा की साइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, बच्चे को पसंद कीजिए, फिर वहां से आपको बुलावा आएगा और फिर आप अपने बच्चा पसंद कर सकते हैं, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि लोग लड़कियों को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे देश के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आज लड़कियों को अडॉप्शन ज्यादा हो गया है बजाय कि लड़कों के। और मैंने कई लड़कियों, कई बच्चों को जाते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत ने इनकी शायद इनकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तभी यहाँ पे आए हैं, पर ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे फैमिली में चले गए हैं, इंडिया के बाहर गए हैं और इंडिया में भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि शायद इन बच्चों को बहुत अच्छा घर मिल गया, अच्छे माँ बाप मिल गए। चलिए और अगर सर, मैं आपने क्वेश्चन ये था आपका कि कैसे महिलाएं जुड़ सकती हैं, तो अगर वो जुड़ना चाहती है तो हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है कि वो संस्थाओं से जुड़े, क्योंकि बहुत कम महिलाएं इतना टाइम भी निकाल पाती है। हालांकि मैं पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ, मेरी एक डॉटर है और मेरी मदर इन लॉ भी थी जो बिल्कुल ओल्ड थी, बिस्तर पे थी, हस्बैंड ऑलवेज टूरिंग रहे हैं, पर मैं अपना टाइम निकाल के, मतलब मुझे इसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मुझे लगता था कि मैंने अपने 2 घंटे भी अपने दिन में से समय दे दिया 11 से 1 के बीच में। 11 बजे मदर इन लॉ को पूरा अपना उनका काम करके 1 बजे बेटी के स्कूल के आने के पहले अगर मैंने अपना समय निकाल लिया तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। तो मुझे इसमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं ये कर पा रही हूँ अभी तक। देखते हैं कब तक होता है। चलिए आपकी जो ईमेल आईडी है वो नंबर नहीं दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका ईमेल आईडी डाल दूंगा। किसी को डालना होगा, किसी को कांटेक्ट करना होगा तो आपके साथ ईमेल में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तो अलाउड है, तो ताकि वो मैं चाहती हूँ कि यू कैन हेल्प देम आउट। महिलाएं हमसे जुड़े। मैं फिर राजनीति की बात करूंगा। अभी जो विपक्ष जिस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहा है, देश को बांटने की बात कर रहा है, जातियों में बांटने की बात कर रहा है, आपका गाड़ी कमाई से कमाया हुआ धन लेके और दूसरी कम्युनिटी में बांटने की बात कर रहा है। नेचुरली है कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसके पास धन कम होगा, और जिसके 2 बच्चे होंगे और वो मेहनत से मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होंगे उनके पास धन ज्यादा होगा। तो धन फिर जाएगा कहाँ? जिसके ज्यादा बच्चे हैं। मोदी जी ने वो कोई गलत तो नहीं कहा है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, या विपक्ष मतलब सिर्फ तुष्टीकरण के उसमें लगा हुआ है? अब हम अगर मोदी जी की योजनाओं के बात करें तो मोदी जी ने योजना हिंदू महिला, मुस्लिम महिला या जैन महिला या अन्य समाज की महिलाओं के लिए नहीं बनाई है, सिर्फ देश की महिलाओं के लिए बनाई है। तो वो महिलाओं ने, सारी महिलाओं ने उसका फायदा उठाया है। अब अगर विपक्ष इस बात को बोले कि जैसा कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा या वैसा, तो ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है कि जिसपे वो अपना बता सके, क्योंकि अब विपक्ष तो विपक्ष रहा ही नहीं है। तो मैं अब क्या बोलूं उनके लिए, मतलब उनके लिए अब मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, बोलते रहे। अभी मैंने कल देखा कि राम मंदिर तो, अभी आज ही पेपर में आया, किसी ने लिखा कि राम मंदिर तो गलत ही बना है। अरे क्यों गलत बना है भाई? ऐसे कैसे गलत बना है? अब बन गया है तो आप बोलोगे कि गलत बना है, ठीक है, बोलते रहिए। अब तो बन गया है और अब तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है और हमारे राम जी को एक अपना बहुत भव्य मंदिर मिल गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हम सनातन धर्म को मानने वालों के लिए। देखिए, वो जो वक्तव्य दिया था वो राम गोपाल यादव ने दिया था, समाजवादी पार्टी के। वो मतलब वैसे बेसिकली, हाँ, वो बेसिकली टीचर रहे हैं। अब वो उन्होंने अपने छात्रों को कैसे पढ़ाया और वास्तुविद वो कब से होगा ये मुझे नहीं पता है। जो लोग मंदिर बना रहे हैं उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया हुआ है। जो सोमपुरा फैमिली है वो पूरा इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है और सारे धार्मिक जो नियम कायदे कानून है उसको ध्यान में रख के ही मंदिर बनाया गया है। अच्छा सोनिया जी, ये जैसे अभी जो इलेक्शंस हैं, हमने पहले भी कई बार मैंने इलेक्शंस को देखा है, कवर किया है कि कैसे चलता है। उसके अंदर हमने विमेन की भागीदारी इतनी नहीं देखी है।
आपको लगता है इस बार जो विमेन है वो भी बाहर निकल रही हैं, बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग में भी साथ दे रही हैं, रोड शोज़ में भी आ रही हैं। हम तो देखते हैं मोदी जी की जब जब भी कोई यात्रा निकलती है या कोई भी कैंपेनिंग के लिए किसी सिटी में जाते हैं, वहाँ पे फूल बरसाती हुई आपको विमेन ही दिखती है। आपको लगता है द परसेंटेज ऑफ विमेन जो बाहर निकल रही है इस बार वोटिंग के लिए या कैंपेनिंग के लिए वो ज़्यादा है कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स? हाँ, बिल्कुल हम देख ही रहे हैं कि महिलाओं का योगदान है हर क्षेत्र में बढ़ा है। राजनीति के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी बढ़ा है, तो अगर दूसरे क्षेत्रों में महिला का योगदान बढ़ा है, तो राजनीति ही क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि अब मोदी जी को एक और काम करना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में जो इलेक्शन बंद कर दिए, अब आवाज़ उठने लगी है, वो अगर शुरू करेंगे तो राजनीति का एक अलग ही माहौल होगा। महिलाओं की वहाँ से भी शुरुआत होगी राजनीति में आने की। और मैं नागर समाज की महिलाओं को देख रही हूँ कि कितनी सारी महिलाएं हैं, कोई पार्षद है। जब मैंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया तो मुझे पता चला नागदा में भी पार्षद है, शाजापुर में भी कोई महिला अपनी यूनिट में बहुत बड़ा काम कर रही है, फिर नलखेड़ा में बहुत महिलाएं काम कर रही हैं। तो मैं अपने खुद के समाज में देख रही हूँ कि महिलाओं की इतनी बड़ी हिस्सेदारी है। किसी पद पे रहते हुए तो है ही, पर अगर बिना पद के भी महिलाएं इतना राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं। हर उसमें राजनीतिक रैलियां जो आजकल इतनी सुरक्षित हो गई हैं, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जब हम देखते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले राजनीति वाले जो भी जुलूस या फिर जो भी होते थे आयोजन, सभा वगैरह, उसमें महिलाओं की उपस्थिति 0 होती थी। शायद जो महिलाएं किसी बड़े पद पे रहती थी वो ही जा पाती थी। आज घर से हर महिला निकल रही है, हर महिला जा रही है, झंडे लेके चल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि महिला वहां अपने आप को सुरक्षित समझ रही है और अपना योगदान दे रही है। तो महिलाएं बिल्कुल आगे आ रही हैं और हम देखते हैं कि हमारे केंद्र में भी महिलाओं की, हमारे राष्ट्रपति महिला हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हुँ। बिल्कुल सही आपने सम अप किया है कि राष्ट्रपति भी हमारी जो है वो महिला हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग क्वेश्चन। इन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा मतलब रेज किया है कि स्कूल जो कॉलेजेस और स्कूल में जो चुनाव बंद कर दिए हैं। पहले चुनाव होते थे, मैं भी स्कूल की राजनीति में रहा हूँ, कॉलेज तक चुनाव लड़ता रहा हूँ। तो वाकई में एक आपको एक विजन तो मिलता है, चुनाव लड़ने से एक जवाबदारी का एहसास होता है कि आप प्रेसिडेंट बन गए, सेक्रेटरी बन गए हैं, तब इस इंस्टीट्यूट के आगे कैसे बढ़ाना है, इस इंस्टीट्यूट को और बेहतर कैसे बनाना है, ये विजन एक मिलता है। और यही विजन आगे जाके आप एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। मैं एक शेर से समाप्त करना चाहूंगी महिलाओं के लिए। दर्जी अब तलवारों में जेब लगाने लगे हैं। दर्जी अब तलवारों में जेब लगाने लगे हैं। महिलाओं को यहाँ तक पहुंचने में जमाने लगे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मैं अपनी बात रख पाई। मैं कितनी रख पाई वो अब देखने वालों पे डिपेंड करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हाटकेश। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.